अब जैसे इन्होंने मुझे 2 क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, 2 spherical bodies of mass m and 5m radii r to r respectively। हाँ तो वो करवाऊंगा मैं, लॉजिक गेट भी करवाऊंगा। ये तो इनकी बदतमीजी है और क्या है, क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए थे। जब आपने सीबीएसई से हटाई दिए तो पूछने का क्या मतलब। सितंबर अटेम्प्ट में नहीं पूछे थे इन्होंने, मालूम है आपको। सितंबर अटेम्प्ट में इन्होंने कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन नहीं था और ट्रांजिस्टर से, लॉजिक गेट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, जबकि इन्होंने डाला भी था उसमें कोर्स, इसमें सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में सीबीएसई के बोर्ड से हटा दिया इन्होंने। हाँ मालूम है मुझे, कोई बात नहीं, वो तो मैं करवा ही दूंगा। अब तो हमारे हाथ में है ना, अब तो हमें पता चल गया कि पूछेंगे, बदतमीजी तो करेंगे ही। टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास एम एंड, देखो 2 स्फेरिकल बॉडी है, इसका मास एम है और इसका मास 5m है। इन दोनों की रेडियस दिया हुआ है, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस 2r है। are respectively are released in free space with initial separation between their centers। इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया अपने को 12r है। if they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body just before collision। तो करना क्या है इसमें, पहले सेंटर ऑफ मास निकालो आप, देखो इनका। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ होगी इनकी, यहाँ कहीं होगी, है ना। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो कभी भी चेंज नहीं करेगी, ये बात ध्यान रखना है, क्लियर। तो सेंटर मास की पोजीशन आपको पता चल जाएगी कहाँ है। तो यहाँ हमें ये इसका बताना है कि कितना है। तो अभी यहाँ से देखेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगी, मान लेते हैं r1 है, और आपको याद होगा r1 इक्वल टू हो जाएगा दरअसल यहाँ 5m, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 12r बाई टोटल मास 6m। तो m से m कैंसिल आउट हो गया और ये कितना आ गया 2r, यानी r1 इक्वल टू आ गया हमारे पास में 10r। 10r का मतलब क्या हुआ, 10r का मतलब है कि सेंट्रोमास कहाँ है, सेंट्रोमास यहाँ है, ये तो मतलब हुआ, है ना। ये 10r आने का मतलब क्या हुआ कि सेंट्रोमास कहाँ है, यहाँ है। तो सेंट्रोमास यहाँ अगर है तो क्या होगा, अब ये इधर से इधर चलेगा, तो इनका कोलिजन होगा। तो अब क्या करना है, पहले ये देख लो, क्योंकि सेंट्रोमास तो यहाँ ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब अगर दोनों कांटेक्ट में आएंगे, तो पहले ये देख लो कि जब कांटेक्ट में आएंगे तो ये डिस्टेंस r है, ये 2r है, ये मास m है ना, और ये 5m है। तो पहले यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखो कहाँ है सेंटर मास की, क्योंकि सेंटर मास तो वहीं बना रहेगा इनका। तो पहले ये सेंटर मास की पोजीशन निकाल लेते हैं। यहाँ से मान लेते हैं r1 डैश पर है, तो r1 डैश इक्वल टू क्या लिखोगे आप, तो लिखोगे 5m इंटू 3r डिवाइडेड बाई 6m। तो ये हो गया हमारे पास में कितना हो गया है, मतलब m से तो m कैंसिल आउट हो गया, ये तो r ही रहेगा यहाँ, और ये 2 है ना, यानी 2.5 r है। आई बात समझ में। तो अब आप खुद ही देखो कि यहाँ से 2.5 r का मतलब क्या हुआ कि सेंटर मास, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेंटर मास यहाँ कहीं है ना, कितना यहाँ कहीं है, यही तो मतलब हुआ। तो 2.5 r, यानी इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 3r था, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई फिर यहाँ से, ये 0.5 r हुई ना, है ना। यहाँ से कितना हो, 0.5 r हुई। तो अभी अगर 0.5 r हुई, और तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से इतनी डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से देखो इसका मतलब कितना चला है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना 2r है, और जब एक कांटेक्ट में आया तो सेंटर मास की, इसके सेंटर मास की डिस्टेंस 0.5 है। इसका मतलब क्या हो, क्योंकि सेंटर मास तो यहाँ सिस्टम का, तो ये कितना चला, इसका मतलब ये चला 1.5 r चला ना ये तो फिर वो कितना चला, अगर ये 1.5 r चला तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट भी इसका 1.5 r चला, तो फिर वो कितना चल के आया,
क्योंकि यहाँ जाके कांटेक्ट में आएगा ना वो इस जगह पर। तो ये कितना चला फिर, क्योंकि ये यहाँ से कितना चला 1.5 आर, और ये डिस्टेंस कितना है आर, तो कितना हो गया 2.5 आर। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है इसका, एक मिनट, कितना चला भाई ये, क्योंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस 0.5 ये है ना भाई, सही कर रहा हूँ मैं। तो स्मॉलर कितना चला जस्ट बिफोर कोलिजन बॉडी, जस्ट क्योंकि जस्ट कवर देन डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉलर बॉडी। तो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है यहाँ से, तो यार 7.5 आर चला। क्या आंसर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी आ रही है 2.5 आर आ रही है, ये आंसर आना चाहिए 7.5 आर। बोलो आर्यन, हाँ सर। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ सर। है ना। तो ऐसे देखना था आपको। नेक्स्ट है हमारे पास में, the escape velocity for a body projected vertically upwards from the surface of earth is 11 km per second. If the body is projected at an angle of 45 degree with the vertical, the escape velocity same 11 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये तो लिखवाया था ना मैंने आपको कि किसी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर आप कैसे भी भेजो, किसी भी एंगल पे उसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, उसकी एस्केप वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। 11 किलोमीटर पर सेकंड आंसर है। ओके, हाँ सर। ये तो क्लास में पॉइंट लिखवाया था, नोट नोट डाल के एक पॉइंट लिखवाया था मैंने, डिपेंड नहीं करता उस पर। ओके चलिए नेक्स्ट हमारे पास में सेमीकंडक्टर। जीनर डायोड का भी एक क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन था, तो इसलिए पढ़ाई देता हूँ मैं। लॉजिक गेट ट्रांजिस्टर सब पढ़ा दूंगा मैं आपको। तो सेमीकंडक्टर देखो एक्चुअली क्या है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक, पहली बात तो समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मैंने बोला, तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो डिवाइसेस हैं या जो सेमीकंडक्टर से जो डिवाइसेस बनते हैं, तो यहाँ क्या है कि एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो चार्ज कैरियर्स जो होते हैं मेनली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ना, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म्स होते हैं जिन मैकेनिज्म्स को ध्यान में रखते हुए उनके जो फ्लो ऑफ चार्जेस हैं या जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से या जो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर से, जो कि मेनली इलेक्ट्रॉन से होते हैं, तो उनको कंट्रोल करके ही हम लोग ये डिवाइसेस को डिजाइन किया जाता है। तो ये सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स को या जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनके फ्लो को कंट्रोल करने का क्या होता है, इनके अंदर एक तरह से एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, आई बात सुन में, तभी तो हम लोग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें सेमीकंडक्टर्स ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दरअसल जो फ्लो ऑफ चार्जेस है उनको कंट्रोल करने का इनके पास में एक तरह से ये कंट्रोल कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये। तो चार्ज कैरियर्स को सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होते हैं वो कंट्रोल करना जानते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस को, आई बात सुन में। इसलिए सेमीकंडक्टर जो है, ये जो मटेरियल है इसका काफी यूज है। एक मिनट रुकिए, तो हम लोग यहाँ डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो ये मेन पॉइंट इसमें यही है, सेमीकंडक्टर devices can control the flow of
charge carriers, mainly electrons. Okay. अब आप ये भी देखते हो कि सेमीकंडक्टर में जो हम बात करेंगे सिलिकॉन जर्मेनियम की, उसी में कार्बन भी होता है, वो भी फोर्थ ग्रुप का पार्ट है, ये भी फोर्थ ग्रुप के पार्ट है, जर्मेनियम सिलिकॉन। लेकिन कार्बन जो होता है वो सेमीकंडक्टर नहीं होता है। तो क्या रीजन है कि वो सेमीकंडक्टर नहीं होता है? तो हम लोग या वो पहले ये पॉइंट भी पढ़ेंगे कि सिलिकॉन जर्मेनियम ही सेमीकंडक्टर क्यों है ना। तो एक तो इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों इनको सेमीकंडक्टर कहा गया, कार्बन को क्यों नहीं सेमीकंडक्टर कहा गया है, क्योंकि कार्बन भी फोर्थ ग्रुप का पार्ट है। तो एक तो ये बात करेंगे। दूसरा, यहाँ जो सॉलिड्स हैं उनको दरअसल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है कंडक्टर, एक है इंसुलेटर और एक है सेमीकंडक्टर। तो किस आधार पे, किस बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ, है ना। तो पहले तो एक एक करके बात करते हैं क्लासिफिकेशन को लेकर। तो यहाँ मैं क्लासिफिकेशन 2 तरह से कर रहा हूँ। एक क्लासिफिकेशन है कंडक्टिविटी के बेस पर, दूसरा क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, है ना। तो बैंड थ्योरी के आधार पर ही हम कार्बन के बारे में कहते हैं कि ये कंडक्टर नहीं है, हरी बस मतलब सेमी कंडक्टर नहीं है। कार्बन को उसी के आधार पर हम कहेंगे, बैंड थ्योरी के आधार पर, कि ये सेमी कंडक्टर नहीं है, भले ये फोर्थ ग्रुप का पार्ट है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। या रजिस्टिविटी, क्योंकि रेसिप्रोकल होता ही है। तो जैसे सबसे पहले मैं बात करूं कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर जो मटेरियल है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। यानी इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बाकी के कंपैरिजन में, सेमी कंडक्टर के कंपैरिजन में और इंसुलेटर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। ठीक है। वो वैल्यू जानने की जरूरत नहीं, वो दिया हुआ एनसीईआरटी में, बस इतना ही समझना है कि इसकी कंडक्टिविटी उनके या उनकी इसकी जो रजिस्टिविटी है वो बाकी के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इज पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका रेजिस्टेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है। तो एक तो ये तरीका है इसमें, ये देखा है इन्होंने। दूसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर कभी भी करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता, यानी करंट कभी फ्लो नहीं होता है। तो नो कंडक्टिविटी। या ऐसे कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी ही इंसुलेटर की होती है ना, बाकी के कंपेरिजन में। और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो 0 होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 0। ठीक है, लिख लो। या ऐसे भी लिख सकते, लार्ज रजिस्टिविटी, वेरी लार्ज रजिस्टिविटी as compared to conductor and semiconductor.
लिख लिया? सर हो गया। तीसरा सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है, ये मतलब जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर से ज्यादा होती है और लेकिन इंसुलेटर से कम होती है ना। या कंडक्टिविटी की बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी सेमी कंडक्टर से क्या होती है, कम होती है, लेकिन इंसुलेटर से क्या होती है, ज्यादा होती है ना। इट्स कंडक्टिविटी is between the conductor and insulator. Next, its temperature coefficient of resistance is नेगेटिव। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि ये और एक बार नहीं रिपीट हुआ है। तो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर की जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव होता है। मतलब एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर, कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, तो पॉइंट लिखवा देता हूं, एज द टेम्परेचर increases its conductivity increases, resistivity decreases. As temperature increases, its conductivity increases and resistivity decreases. Okay. तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है क्योंकि ये नेगेटिव है। लेकिन सेमीकंडक्टर भी 0 केल्विन पर प्योरली इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और वैसे भी हमें मालूम है 0 केल्विन पे सब कुछ फ्रीज हो जाता है ना। लेकिन इसका बिहेवियर जो है रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये एज ए कंडक्टर काम करता है। क्यों करता है अभी बैंड थ्योरी पढ़ेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। ठीक, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। लेकिन उसके पहले मैं आपको बैंड थ्योरी पहले पढ़ा देता हूँ, फिर क्लासिफाई करेंगे हम लोग। लिख लिया? हाँ सर। तो पहले हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बैंड थ्योरी पर आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। तो पहले हम बात करेंगे लेकिन एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को समझेंगे, फिर वहां से हम लोग एटम के लिए जाएंगे, फिर 2 एटम के लिए जाएंगे, फिर पूरे लेटिस में जितने भी एटम्स है उसके लिए बात करेंगे। तो पहले स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में समझ लेते हैं, है ना, फिर वहां से आपको समझ में आएगा, फिर आगे चलेंगे हम लोग। तो देखो, जब भी एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करने का मतलब है एक तरह से ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कर्व। उसी के आधार पर हम लोग बैंड के बारे में बात करेंगे। तो पहले स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को समझ लेते हैं। तो मान लो ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है। ये अभी स्प्रिंग फोर्स अगर यहाँ 0 है, इसका मतलब इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं, कोई कंप्रेशन नहीं। तो ये हमारे पास में ये मास अगर m है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है,
तो x इक्वल टू 0 में मान रहा हूं, तो ये क्या है, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, क्योंकि इस पर नेट फोर्स 0 है। लेकिन अगर मान लो हम लोग इसको x खींच के लाते हैं और फिर यहाँ से छोड़ देते हैं, तो ये x इक्वल टू a होगा, ये वेलोसिटी 0 होगी। उसके बाद ये यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक, x इक्वल टू -a तक, यहाँ भी इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो हमें मालूम है अगर ये ऑसिलेट करेगा तो इसकी पोटेंशियल क्या निकल के आती है, अगर किसी इंस्टेंट पर यहाँ कहीं है, तो यहाँ से अगर ये डिस्टेंस x है और इसकी वेलोसिटी v है ना, तो हमें मालूम है कि इसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है E नॉट, वो कितनी होगी इस इंस्टेंट पर, हाफ mv² प्लस हाफ kx²। इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक, तो इसकी ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ kx² है। क्या है, हाफ kx² इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच में ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो हमें मालूम है पैराबोला है, तो ऐसा ग्राफ अपने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं किसी को। और ये इसके टर्निंग पॉइंट है, ये x इक्वल टू a है, ये x इक्वल टू 0 है, और ये x इक्वल टू माइनस है। ठीक है, यानी इन टर्निंग पॉइंट, यानी इसकी मैक्सिमम एनर्जी ये होगी, जो कि कितनी होगी इसकी, E नॉट हाफ k a² होगा, है ना। ये इसकी मैक्सिमम एनर्जी, यानी इसका मतलब ये पार्टिकल जो है ये x इक्वल टू माइनस से और x इक्वल टू a के बीच में ये ऑसिलेट कर रहा होगा, यानी इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। अगर एनर्जी ये है तो इसके पास में, ये बात समझ में आ रही सबको। ये बात समझ में आ रही है, हाँ सर। है ना। ये लिख लो पहले। हाँ सर, हो गया। सर 1 मिनट। हाँ सर, हो गया। है ना, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एन एटम। तो ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, तो ZE इस पे मतलब ये न्यूक्लियस है ZE, तो इसका पॉजिटिव चार्ज मतलब टोटल चार्ज कितना, Z इंटू E होगा। और किसी ऑर्बिट में मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, तो आप देख रहे हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ ZE यानी इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ही है ना, इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन है। इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया कि यहाँ v है ना, और इसके चारों रिवॉल्व करेगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी -ZE इंटू E बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगी कि नहीं होगी पोटेंशियल एनर्जी।
तो इस पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं यू और आर के बीच में, तो मुझे ग्राफ कैसा मिलेगा? तो ये यू है और ये आर है, तो इसका कर्व मुझे ऐसा मिलेगा, है ना? तो अगर यहाँ इसका मतलब है कि न्यूक्लियस यहाँ है, तो इधर आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से आर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मान लो मैं, तो इसका मतलब ऐसा है कर्व तो इधर भी तो मिलेगा एक तरह से, है कि नहीं? ऐसा ही कर्व अपने को इधर भी नजर आएगा। तो ये क्या कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से आर डिस्टेंस पे जाता हूँ तो उसका मतलब उतनी डिस्टेंस, मतलब कहने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो क्या इधर नहीं है? क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हो कि इस ये जो हम लोग एटम की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम की तो बात नहीं कर रहा हूं मैं, यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। तो उसमें क्या क्या होते हैं आपको मालूम है? 1s होता है, फिर 2s होता है, फिर 2p होता है ना? इस तरह से क्या होते हैं ये और ऑर्बिटल्स होते हैं, एस होता है, फिर पी भी होता है, एस पी डी एफ ऐसे होते हैं। ठीक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये 1s क्या है एक्चुअली में? ये एनर्जी लेवल ही तो है जहां इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 भी हो सकते हैं, कम भी, मतलब 2 भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है ना? तो लेकिन होते कितने? 6 होने चाहिए मैक्सिमम, है ना? अब आप यहाँ देखो जो 1s में जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ कहां से कहां मूव कर सकता है? वो सिर्फ यहां से यहां तक ही तो मूव कर सकता है ना, यानी इससे ऊपर नहीं जा सकता वो। आगे बात समझ में? क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी 1s के करस्पॉन्डिंग है। उसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ, वो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता हो, लेकिन वो 1s में भी जा सकता है क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो नीचे तक जा सकता है ना। बात सुन मारी? जैसे अभी इसमें देखो आप, ये ब्लॉक एनर्जी इतनी थी तो वो ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक जा सकता ना, यानी वो ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जा सकता है, यानी 0 पे भी आ रहा है वो। उसी तरह 1s वाला इसका मतलब 0 पे भी आ सकता है, अगर आता है, बात कर रहा हूं मैं इस तरह से, और 2s वाला 0 पे भी आ सकता है और यहाँ तक भी जा सकता है। भाई समझ मारी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसलिए मैंने इसको रिलेट किया पहले। उसी तरह 2p वाला 2s में भी आ सकता है, 1s में भी जा सकता है, यानी वो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कहीं भी जा सकता है, लेकिन इसको ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि एनर्जी उसके पास 2p के करस्पॉन्डिंग है। ये बात समझ में आई? हाँ सर। है ना? तो इसका मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर 2p में है तो वो 2s में जा सकता है, 1s में जा सकता है, यानी वहां से वहां तक वो मूव कर सकता है, लेकिन 2p से ऊपर नहीं जा सकता है। 2p के ऊपर तभी जाएगा जब एनर्जी हम लोग बाहर से सप्लाई करेंगे, अदरवाइज वो उस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। तो जब हम लोग एक एटम की बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं? ये मान लो एटम ये ZE है, तो ये इसके ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, इसलिए हम लोग इसके, भले मैंने बोला एनर्जी बैंड डायग्राम, एक्चुअल में इसमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ही होते हैं, बैंड बनते ही नहीं है। क्योंकि एक एटम की जब भी आप बात करते हो वो उसका जो लेवल से 2s जो लेवल है वो स्प्लिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। ठीक है? तो यहाँ आपको क्या मिलेंगे? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। ठीक है, ये लिख लो पहले।
लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर 2 एटम्स। अब इसमें क्या होगा कि मान लो जैसे कि 2 एटम है, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है मान लो, तो पहले तो दोनों हाइड्रोजन एटम क्या दूर दूर ही थे, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लो आप। तो यहाँ क्या होगा, एक्चुअली आपने ये भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की हम बात करते हैं यहाँ, है ना। तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ठीक है, उसी तरह एक एटम यहाँ भी है। वो सेम साइज बनेगी नहीं, लेकिन बनाना मुझे सेम साइज का ही है वो, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं। और ये इस तरह से, अब ये दोनों एटम पास में आए मान लो, तो क्या होगा, जरूरी नहीं कि ये ओवरलैप तो करेंगे, ओवरलैप तो होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड यहाँ दिया है, इस वाले में जो इलेक्ट्रॉन है वो इन इलेक्ट्रॉन के मतलब इनके साथ इनका ओवरलैपिंग हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो आउटर में इलेक्ट्रॉन है, ये इस आउटर के जो इलेक्ट्रॉन उनके साथ क्या होगा, इनका ओवरलैप होगा। तो जैसे ये आएंगे मान लो पास में, ठीक है, तो क्या सिचुएशन बनेगी, पहले वो फिगर बना लेता हूं मैं। तो क्या होगा दरअसल यहाँ, ये जेड ये, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ इसी के इन्फ्लुएंस में है ना। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, लेकिन आउटर के जो इलेक्ट्रॉन है दरअसल वो ऐसा इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे ये, जैसे ये पास आने लगेंगे। तो इसका मतलब आउटर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो रहा है, दोनों के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ गए हो। तो यानी इसका मतलब वो पूरा आउटर के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ तक इसमें पूरा घूम सकते हैं। इसका मतलब वो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, क्योंकि जैसे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी के इन्फ्लुएंस में है, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी के इन्फ्लुएंस में है, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ गए। तो जब इलेक्ट्रॉन कई सारे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आते हैं, जो कि कंडक्टर के केस में ऐसा होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों होते हैं वो, क्योंकि कंडक्शन बैंड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरह से मतलब ओवरलैपिंग हो जाता है कि वो पूरे के पूरे लेटिस में घूम सकते हैं, उनकी एनर्जी लेवल ऐसा होता है, इसलिए हम बोलते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी इस पॉइंट पर भी आऊंगा मैं, लेकिन अभी आप देखो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। ठीक है, ये बना लो पहले। बना लिया है? हाँ सर। ये भी बना लो। तो यहाँ मतलब क्या वो भी समझा देता हूँ आपको मैं।
इनका एनर्जी डायग्राम कैसे बनेगा, देखो पोटेंशियल कर्व कैसे बनेगा। तो एक न्यूक्लियस यहाँ है, ये दूसरा न्यूक्लियस यहाँ है, तो इसका एनर्जी डायग्राम जो है तो अब यहाँ देखो ये ओवरलैपिंग पॉइंट है हमारे पास, है ना। तो वो जो बार वाले इलेक्ट्रॉन का मतलब, वहाँ बार अगर मैं बता रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन है, दरअसल वो ये वाले इलेक्ट्रॉन रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है ना, देखो क्योंकि इसका एनर्जी इतनी है कि वो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। और साथ में देखो इसका, क्योंकि वो यहाँ ओवरलैप कर गया, ओवरलैपिंग रीजन के ऊपर है, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, मान लेते हैं कि ये, जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ कि ये 1s है, ये 2s है, और ये 1 मान लो 2p है, तो 2p वाला इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, वो यहाँ से यहाँ पूरे लेटिस में घूम सकता है वो, यानी दोनों के इन्फ्लुएंस में आ गया वो, देखो ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहीं की हैं ये देखो, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक ही जा सकते हैं, ये भी यहाँ से यहाँ तक ही जा सकता है। ठीक है, लेकिन 2p वाला इलेक्ट्रॉन उसके भी इन्फ्लुएंस में भी आ गया, तो पूरे वहां से वहां तक वो मूव कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा, ये बनाओ के बताता हूँ। बना लिया। हाँ सर। तो एक्चुअल में क्या होगा यहाँ कि ये जो न्यूक्लियस है यहाँ, ये 1s है, ये 2s है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है एक तरह से, तो यहाँ क्या होगा, ये बैंड में, यानी इसका ये स्प्लिट हो जाएगा एनर्जी लेवल, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे वो सिर्फ इसी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है। उसी तरह यहाँ की बात करेंगे तो ये 1s है, ये 2s है, और ये 2p वाला क्या हो जाएगा, यहाँ स्प्लिट हो जाएगा। तो दूसरे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस पाने की वजह से स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक तरह से ये बन गया बैंड। तो ये जो कंटिन्यूस एनर्जी लेवल है इसको बोलते हैं बैंड। पहले डिस्क्रीट एनर्जी लेवल था, अब ये कंटिन्यूस, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी एनर्जी का वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं बैंड। ठीक, तो ये तो दो एटम का। अगर मान लो पूरे लेटिस की बात करें तब क्या होगा, और जो है ना, अभी बताता हूँ यार आगे का पॉइंट। क्या पूछा आपने, हाँ बताता हूँ, इंटरसेक्शन के बारे में बात करूंगा, अभी आता हूँ। ये लिख लो पहले। हाँ सर, लिख लिया। नहीं सर, 1 मिनट। एक एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है, अब बात करते हैं। फॉर सॉलिड स्ट्रक्चर,
तो इसमें क्या होगा, मान लो लेटिस में न्यूक्लियस यानी जो एटम्स है वो इस तरह से रखे जिनका न्यूक्लियस ये है, ठीक है। तो ये पूरा काफी बड़ा लेटिस है, ठीक है। तो इसका एनर्जी डायग्राम यहाँ एनर्जी इस तरह से रहेगा। तो ये हो क्या रहा, आप देखो इस ओवरलैपिंग रीजन जो डॉटेड लाइन मैंने यहाँ बनाई है, या रेड में ये लाइन बना देता हूँ मैं, ये ओवरलैपिंग रीजन है। तो इसके ऊपर वाला जो बैंड होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्यों? क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस बैंड में है मान लो, यानी इस वाले ऑर्बिटल में है मान लो, तो वो इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ से कहाँ मूव कर सकता है। पूरा इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ भी जा सकता है, 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 यानी पूरे लेटिस में जा सकता है। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में यही तो है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन पूरे लेटिस में घूम सकता है, पूरे सॉलिड में घूम सकता है, यानी वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि वो मेटल है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्रीली होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं हम उसको बोलते हैं, मतलब अब ये बात करेंगे, अभी क्लासिफाई करेंगे, है ना। और इसके नीचे वाला जो बैंड है, ये ओवरलैपिंग रीजन के नीचे वाला जो बैंड है, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। ये वो बैंड है जिसमें जैसे कुछ आप मटेरियल देखोगे जो कि जैसे अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कंडक्शन बैंड में होगा ही नहीं, ठीक है। यानी वो होगा ही नहीं, वहां तो होगा ही नहीं, तो फ्रीली मूव करेगा ही नहीं। और वैसे भी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होता है कार्बन के केस में वो लार्ज होता है, करीबन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर होता है। इसलिए वो पूरी तरह से इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी डायमंड जो होता है वो इंसुलेटर ही होता है। क्यों? क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये हो गया कंडक्शन बैंड और हो गया वैलेंस बैंड। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, कोई इलेक्ट्रॉन मान लो इसमें है ना, या इसमें है, वो तो स्प्लिट होगा नहीं। तो यहाँ क्या होंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया इसमें, ऐसे ही यहाँ ये क्या हो जाएंगे, ये स्प्लिट हो जाएंगे। तो जो भी ओवरलैपिंग रीजन में, यानी जो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया ओवरलैपिंग रीजन के ऊपर है, उसमें क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, पूरे लेटिस में घूम सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ये बना लो पहले। तो इस आधार पे अब हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, कि कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है और कौन सेमीकंडक्टर है। लिख लिया? हाँ सर। तो इसमें क्या होगा, हम लोग बात करेंगे इस तरह का, ये जो बैंड बनेगा इसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड,
और एक बैंड ये बनेगा, इसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। आपको जैसे मालूम है कि वैलेंस शेल क्या होता है ना, हाईएस्ट एनर्जी लेवल जहां अपने को क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। उसी तरह वैलेंस बैंड भी वही है ना, जहां इलेक्ट्रॉन जहां तक मिल सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, इसका जो लोअर सरफेस एक तरह से या ऐसे समझिए लोअर एनर्जी लेवल है, इसको हम बोलेंगे ई मिनिमम इसका, क्योंकि ई इसका मैक्सिमम है, तो ई मिनिमम और इसका ये क्या है, ई मैक्सिमम, है ना। और ये जो होता है एनर्जी गैप होता है, इसको आप ईजी लिखते हैं या डेल्टा ईजी भी लेते हैं, मैं ईजी ले रहा हूं यहाँ, ठीक है। ईजी को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो ये दरअसल होता है, या इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ई वी मैक्स लिखते हैं इसको, ई वी मैक्स, और इसको ई सी मिनिमम। तो यानी ए जी इक्वल टू होता है ई सी मिनिमम माइनस ई वी मैक्सिमम, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो अब हम लोग इसके आधार पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो नेक्स्ट है दूसरा जो पार्ट है इसका, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, तो पहला हम बात करेंगे कंडक्टर या मेटल। इसमें दो केस देखते हैं हम लोग। अगर कंडक्शन बैंड मान लो यहां तक भरा हुआ, पार्शली भरा हुआ है, और जो वैलेंस बैंड है वो पार्शली खाली है या पार्शली भरा है वो भी, ठीक है। ये वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ, और इसमें तो है ही, खैर वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, जरूरी नहीं कि कंडक्शन बैंड में हो, वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं, है ना। तो अगर ऐसा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मेटल ही है या कंडक्टर है मतलब, ठीक है। तो पहला हो गया कि कंडक्शन बैंड partially filled when conduction band partially filled and valence band partially empty। तो इसका मतलब वो कंडक्टर है। एक केस तो ये हो गया कि when conduction band partially filled and valence band partially empty। ओके, ये लिख लो पहले।
क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होंगे तो पूरे लेटिस में घूम सकते हैं ना, पूरे लेटिस में, है ना, उनका मूवमेंट हो सकता है, तभी तो हम कह रहे हैं कि मेटल है। लिख लिया? हाँ सर। दूसरा है बी पार्ट। when conduction band and valence band overlap, ठीक है, तो इसका मतलब वो मेटल है। तो मान लो एक तो ये हो गया हमारे पास में कंडक्शन बैंड, और ये वैलेंस बैंड मान लो, तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्योंकि वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, और वो कंडक्शन बैंड में ओवरलैप कर गया, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, तो अब तो वो इलेक्ट्रॉन पूरे लेटिस में घूमेंगे, तो वो भी क्या होगा, मेटल होगा, क्योंकि मेटल में ऐसा पॉसिबल है। तो दो केस है हमारे पास में मेटल को लेकर, या तो कंडक्शन बैंड में पार्शली फिल्ड हो, है ना, और ये पार्शली एम्प्टी हो, वैलेंस बैंड, या वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे होंगे, तो इसका मतलब वो मेटल है। क्लियर है पॉइंट? दूसरा हमारे पास में इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में देखा गया कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो अगर ग्रेटर देन, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, अगर ये जो गैप है Eg वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फिर ये क्या होगा, इंसुलेटर होगा। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो ये देखा गया कि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। सेमी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर में देखा गया कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में गैप जो Eg है अगर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, सेमीकंडक्टर होता है। क्योंकि जो कार्बन है, कार्बन का देखोगे आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, इसलिए उसका बिहेवियर कैसा होता है, इंसुलेटर की तरह होता है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मेंस में, तो ये भी डायग्राम याद रखिएगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास में सेमी कंडक्टर। तो क्योंकि मेन तो हमारा काम सेमी कंडक्टर को ही था लेकर, लेकिन इस पे भी क्वेश्चन आए हो तो ये भी जानना था आपको। एक और आपको बताता हूँ, फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है वो भी बताता हूँ, लिख लो।
लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट है फर्मी एनर्जी लेवल। तो मान लो एक कंडक्शन बैंड है ना, और ये मान लो हमारे पास में वैलेंस बैंड है। तो दरअसल अगर इलेक्ट्रॉन, हम बात करेंगे 0 केल्विन पर, तो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ है, ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एक्चुअली ये 0 केल्विन है, ध्यान, ओके नहीं है, 0 केल्विन है ना, याद रहेगा ना, 0 केल्विन है। तो हम बात करेंगे एट 0 केल्विन, है ना। तो फर्मी एनर्जी लेवल का मतलब होता है एट 0 केल्विन हाईएस्ट एनर्जी लेवल, at 0 Kelvin, highest energy level of electrons in valence band up to which electrons are present. ओके, इसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे बना के, ध्यान रखिएगा इसका। तो यानी एक तरह से ये इसका क्या हो गया, फर्मी एनर्जी लेवल है ये। एट 0 केल्विन। तो नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? पहले कौन बताएगा, क्या बताया था मैंने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वेव ऑप्टिक्स का पीडीएफ। हाँ, और जब ये हो जाएगा तो फिर EMI का एक्सरसाइज 3, और उसके साथ साथ ही हम सेमीकंडक्टर पढ़ते रहेंगे, कम्युनिकेशन करते पढ़ते रहेंगे, है ना। थोड़ा सा टाइम सेमीकंडक्टर में लगता ही है क्योंकि इसमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं, है ना, लेकिन जो पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ उतने ही आपको याद भी करने हैं, उससे ज़्यादा इधर उधर याद करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन जो बनेगा उन्हीं में से बनता है, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि है ना, होने में तो सेमीकंडक्टर में तो वास्ट सिलेबस है, तो पूरा एक इंजीनियरिंग है भाई इसमें, तो उतना तो पढ़ेंगे नहीं हम लोग, उतना कोई पूछता भी नहीं है। हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। तो दो तरह के सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग डोप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं,
यानी इसमें इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती है ना। और ये डॉप्ड सेमीकंडक्टर इनको कहा गया। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे, यानी प्योर सेमीकंडक्टर है। तो इसमें जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि जितने होल्स बनेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे। क्यों होंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो लिख लो पहले। लिख लिया। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैं सिलिकॉन ले लेता हूँ, तो क्या होगा, इसको नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा मुझे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये सिलिकॉन है, और इसमें आपको मालूम है इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो 4th ग्रुप का पार्ट है। तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग, है ना, सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि शेयरिंग से बनता है, यानी वैलेंस कोवेलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ। तो यहाँ कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट। इसलिए तो कहा जाता है शेयरिंग से ही दोस्ती भी स्ट्रांग होती है, शेयरिंग होना चाहिए हमेशा। एक का पलड़ा भारी होगा तो हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा, इसलिए बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है। बना लीजिए आप लोग भी, ये तो इसमें टाइम लगेगा फिर, क्योंकि स्मॉल पार्ट मैंने बनाया है, क्योंकि पूरा लेटेस्ट तो कैसे बनेगा। तो ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। इसमें इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे बॉन्ड बना रहे हैं।
ठीक है, ऐसे बॉन्ड बन रहे हैं। तो अब आप देखो यहाँ कि होता क्या है कि रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं या किसी भी टेम्परेचर यानी 0 केल्विन के ऊपर की अगर हम बात करें तो ये कंडक्टर की तरह भी इसका जो कंडक्टिविटी वो इंक्रीज करती चली जाती है, रेजिस्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती। यानी इसकी जो इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो दरअसल होती है n इक्वल टू a T2 पावर 3/2 E2 पावर माइनस Eg/2kT। ये इसकी इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि इसमें क्या होगा, ये इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने होल्स भी होते हैं, ये इक्वल टू Ni होता है। क्यों होता है, देखो जैसे यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ चला गया तो एक होल वैलेंस बैंड में है तो एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। आगे बात समझ में। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो जितने होल्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरह अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो यहाँ एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही होल्स भी बनेंगे, ठीक है। तो ये दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, सेम होती है, ठीक। अब होता क्या है, जब हम लोग यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं लेटिस के अक्रॉस, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में सेटअप होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करते हैं और होल्स इधर की तरफ मूव करते हैं। अब होल्स कैसे मूव करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो ये जैसे वैलेंस बैंड, ये जैसे यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इसको भरेगा तो यहाँ फिर से वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो होल्स इधर की तरफ मूव करते हैं, तो इनकी जो मोबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में कम होती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आ रहा है, इसलिए इनकी मोबिलिटी जो होती है, अभी बताऊंगा मोबिलिटी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कम होती है। तो एक बात तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ जो करंट की बात करेंगे हम लोग, तो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक कॉन्सेप्ट लिया था डिस्चार्ज ट्यूब वाला, आपको याद हो तो नेगेटिव चार्ज भी था पॉजिटिव चार्ज भी था। तो जब करंट की बात किया था तो मैंने दोनों को ऐड किया था। तो यहाँ जो करंट की बात करेंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही नहीं देखेंगे, होल्स की वजह से भी उसको ऐड करेंगे, यानी टोटल जो करंट लेटिस में फ्लो करेगा, यानी जो सेमीकंडक्टर, जो सॉलिड सेमीकंडक्टर मटेरियल हम लोग लेंगे उस पर जब बैटरी यानी जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वहां जो नेट करंट की बात करेंगे वो IE प्लस IH, यानी होल्स की वजह से भी इलेक्ट्रॉन, होल्स की वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से भी हम लोग वहाँ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। तो दोनों का सम होगा वो। तो एक पॉइंट ये है, लिख लो इसको।
लिख लिया? लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। अब इसमें जैसे आई और इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब है कि जो सेमीकंडक्टर हमारे पास में है तो इस तरह का होगा, एक तरह से इस सिलेंडर की तरह, ठीक है, जिसमें मान लो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन भी होगा। तो यहाँ जब आई ए की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं? एन ई ई इंटू ए, है ना, ये था इंटू वी डी ई। उसी तरह आई एच की बात करूंगा, क्या लिखूंगा? एन एच ई ए, क्योंकि होल की भी बात करें, वहां से एक इलेक्ट्रॉन गया तो प्लस ई चार्ज तो होगा ना वहाँ, इंटू वी डी एच। वी डी क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल जब करंट की बात करेंगे तो करंट कितना हो जाएगा? आई ए प्लस आई एच, और ये इक्वल टू होगा एन ई वी डी ई प्लस एन एच वी डी एच इंटू ई इंटू ए। ठीक। अब यहाँ ड्रिफ्ट स्पीड है तो मालूम है आपको, है ना, किसकी ड्रिफ्ट स्पीड है? तो यहाँ मोबिलिटी की भी बात करते हैं हम लोग, है ना। तो मोबिलिटी होती है म्यू ई, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी दरअसल वो होगी वी डी ई बाई ई, यानी ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह म्यू एच होगा वी डी एच बाई ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम है। लेकिन आप देखोगे कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है किसकी? ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है ड्रिफ्ट स्पीड होल्स के कंपेरिजन में। क्यों? क्योंकि होल्स वैलेंस बैंड में जो है क्या हो रहा है, वो बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो एक तरह से उसकी जो स्पीड होगी, ड्रिफ्ट स्पीड जो होगी इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में कम होगी, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन फ्री है। क्लियर है पॉइंट? इसका मतलब ये होगा कि म्यू ई जो है वो ग्रेटर देन म्यू एच होगा। एक तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, ये दरअसल मोबिलिटी है। म्यू ई क्या है? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और म्यू एच क्या है? मोबिलिटी ऑफ होल। और ये क्या होगा हमेशा? ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो।
लिख लिया? हाँ सर। अब इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, देखो मैं इसको ऊपर वाले को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ आप देखो इसी इक्वेशन में i इक्वल टू, इस वाली इक्वेशन में एन ई वी डी ई को क्या लिखेंगे, म्यू ई इंटू ई प्लस एन एच म्यू एच ई इंटू ई है ना। तो आई बाई ए क्या था, है करंट डेंसिटी, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच इंटू ई। ठीक, अब ध्यान से देखो ये क्या है एक्चुअली, देखा जाए तो ये सिग्मा ही तो है, कंडक्टिविटी तो है। कंपेयर करो, याद हो अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट याद आ रहा हो तो, है ना। या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ई बाई रो भी तो बोलते हैं। तो ये इसकी कंडक्टिविटी आ गई, यानी सिग्मा इक्वल टू क्या है, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच इंटू ई, और ये 1/ρ। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, या जितने ज्यादा नंबर ऑफ होल्स पर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, कंडक्टिविटी क्या करेगी, यहाँ डिक्रीज करती जाएगी, सॉरी इंक्रीज करती जाएगी, रेजिस्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो याद रखिएगा क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब मैं आज इतना ही करवाऊंगा, खैर इसको तो, है ना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर इसको तैयार कर लो। और मेरे एक चीज समझ में आया, घबरा क्यों रहे हैं आप, मतलब कि मान लो फरवरी अटेम्प्ट चला गया, ठीक है, मार्च अटेम्प्ट है, अभी जितना पढ़ा है उसमें उतना तो तैयार कर ही सकते हो, उसमें हड़बड़ाहट की कोई जरूरत नहीं। कौन सा बड़े टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे रिपीटर बैच वाले बच्चे आज मुझे बता रहे थे कि बड़े आसान क्वेश्चन थे सर वो। तो आपने पहले फॉर्मूले, उन्होंने कहा सर सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड ही थे, जो पढ़ा है उसी को तैयार कर ले बच्चा तो सारे क्वेश्चन बना ले जाएंगे, जबकि उनका तो पोर्शन काफी सारा हुआ ही नहीं, फिर भी काफी सारे क्वेश्चन कर करके आए हैं लोग तो। हाँ, जिन्होंने लेकिन जो रेजोनेंस के साथ पहले से जुड़े हुए थे उनका पेपर ऑलमोस्ट हुआ फिजिक्स में तो, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट में भी किया, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, तीनों सब्जेक्ट में उन्होंने अच्छे से करके आए हैं, जिन्होंने लास्ट टाइम हमारे साथ 2 साल जो हमारे साथ थे। तो आप पहली बार है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, तो एक बार जो पढ़ाया गया उसको एक बार रिवाइज करो अच्छे से। उस भाई मेंस में ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार, जो बोल रहे हैं उतना ही तैयार कर लो, बहुत है। रिवाइज करो नोट्स को अच्छे से, सबसे पहला पॉइंट तो ये, और जो मैं बोल रहा हूँ आपको, जो पीडीएफ भेज रहा हूँ वो अच्छे से तैयार कर लो बस। ये मतलब हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। वे ऑप्टिक्स का दे रहा था एकदम पपलू टपलू, सारे ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब सिंपल ही क्वेश्चन थे। तो लेकिन रिवाइज करने पड़ेंगे आपको नोट्स तब। अब आप सोचो कि आप लेके बैठ जाओ सर सेमीकंडक्टर हुआ नहीं था इसलिए हमारा कुछ नहीं बना है, तो फिर इतने सारे टॉपिक पढ़े उनका कोई महत्व ही नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर करेंगे तभी आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे।
तो जो साइकोलॉजी है ना, पहले तो इसको चेंज करो कि क्या जो सब पढ़ा बाकी का इन दोनों टॉपिक के अलावा क्या उनके क्वेश्चन बने, और नहीं बने तो क्या कमियां रही, पहले उस पर फोकस करिए। ठीक है, और जो चीजें आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप पूछ लीजिएगा क्या सब पढ़ाते हैं क्या, कोई नहीं पढ़ाता, तो बोल देते बेटा एनसीईआरटी से तैयार कर लो। ये मान के चलो आपको ये एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूँ, जनरली कोई नहीं पढ़ाता, नहीं तो ये सेमी कंडक्टर कम्युनिकेशन, लेकिन पढ़ा रहे हैं क्योंकि अब क्या करें, सिलेबस थोड़ा स्लो था, स्लो इसलिए था कि रहता ही है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि कभी मतलब बैठ के क्लास में, तो आपने देखा होगा ऑफलाइन में तो बैठ के फिर भी बातें कर लेता है टीचर, यहाँ कौन सी बातें करी हमने, कंटिन्यूस पढ़ाते ही रहते हैं हम लोग। तो अब सिलेबस में इतनी सारी चीजें, एडवांस का तो पहले सिलेबस तो काफी टाइम पहले करवा दिया मैंने, अब मेंस का है तो मेंस में तो यार है इधर उधर की चीजें, क्या करें। एडवांस का सिलेबस कम है, मेंस का सिलेबस ज्यादा है, उसमें टाइम लगता ही है, क्योंकि सारा थ्योरेटिकल है ना। अब जैसे सेमीकंडक्टर पूरा थ्योरी है, इसलिए जनरली टीचर नहीं पढ़ाते हैं, बोलते बेटा पढ़ लो एनसीईआरटी से, क्योंकि पूरा थ्योरी है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है वो, तो बाकी का आप भी खुद भी अगर तैयार करते तो हो ही जाता हो। लेकिन चलो फिर भी मैं तो बोलता नहीं हूँ कि आप लोगों को तैयार करना है, मैं खुद ही पढ़ा दूंगा आपको एक बार, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, जितना आएगा उतना सब बता देंगे आपको, परेशान मत होइए। जो पढ़ाया पहले उसको अच्छे से तैयार करो बस। यार पहले भी तो एक अटेम्प्ट में बच्चा करता ही था, आपको 4 अटेम्प्ट मिल गए, वो भी आपके लिए कम पड़ गए। उसके पहले तो 2 ही थे, 2 ही कम पड़ जाते थे बच्चों के, ठीक है अब 4 भी कम पड़ गए, बताइए। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ो बस, मेरे कहने का मतलब ये। चीजें नहीं छोड़ेंगे, है ना, सब पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। लोगों का सिलेबस इसलिए होता है चीजें उड़ा देते हैं, मेरा है ना, हरी बात सुनो, हम लोगों का सिलेबस इसलिए स्लो रहता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हर चीज आए आपको, हम हर चीज बताने के चक्कर में लग जाते हैं। हमारे साथ ये दिक्कत है, एडीएस सर के साथ भी ये दिक्कत है, एवाईडी सर के साथ भी ये दिक्कत है, हम हर चीज बताना चाहते हैं आप लोगों को, और उसमें हम ही फंस जाते हैं। सिलेबस तो स्लो होना ही है, लेकिन आपको मालूम है क्वेश्चन जो आते हैं, फिर बच्चा वहां जाके अटक जाता है, उसको पता ही नहीं कि नया क्वेश्चन आज डाल दिया है, उनको मालूम नहीं चलता, वहां फिर परेशान होता रहता है। थोड़ी तकलीफ तो होगी, पर करवा देंगे, मतलब ये है, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, तो थोड़ा पेशेंस तो रखो यार। इस साल तो घटना ही ऐसी हो गई, मुझे तो आज दिन तक समझ में आया लोगों ने सिलेबस इतना जल्दी करा कैसे दिया है। लोग कहते सिलेबस हो गया हमारा, अभी हुआ कैसे, हम तो कई बार पूछते हैं भी, हमारे फ्रेंड्स भी पढ़ाते हैं उनसे पूछते हैं, अब होगा क्यों, हमें भी फिर अब छोड़ो क्या है उन सब चीजों को, आप तो जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो बस, खत्म बात, आपका कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे। चलिए फिर, ओके बाय बाय।